राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ये गाना तो पुराना है। गंगा भी बहुत पहले मैली हो चुकी है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है और गंगा की सफाई मेरी प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता रहेगी, तो फिर एक उम्मीद जगी लोगों में कि अब गंगा स्वच्छ निर्मल हो जाएगी, गंगा प्रदूषण रोका जा सकेगा। लेकिन आज साल 2024 आ चुकी है, अभी तक गंगा स्वच्छ नहीं हुई। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद भार्गव मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या वजह है कि गंगा अभी तक शुद्ध निर्मल पावन नहीं हो पाई, जैसा कि हम ग्रंथों में पढ़ते थे। और सनातन का तो बड़ा पुराना रिश्ता है गंगा से। गंगा के बिना सनातन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हमारी सरकार लगातार सनातन की बात करती है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जहां कहीं भी मंच पर चढ़ते हैं तो सनातन की बात जरूर करते हैं, लेकिन गंगा की स्वच्छता की बात करना तो अब उन्होंने छोड़ ही दिया है। देखिए, मोदी जी का तो ये रहा है कि किसी एक मुद्दे को उठाते हैं और खूब उठाते हैं, और उसको जब वो भुना लेते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति को देने की बात करके उन्होंने काला धन की बात बंद कर दी। नोटबंदी करने के बाद नोटबंदी की बात बंद कर दी। तो इसी तरह के गंगा का उन्होंने खूब दोहन कर लिया एक तरह से मतदाता के रूप में। गंगा नदी तो जब भी थी, जब भागीरथी इसको निकाल के लाने की जो बात कही गई है, लेकिन एक गंगा को उन्होंने सुविधाजनक मार्ग बनाया, क्योंकि राजा थे, और उसकी महिमा का गान किया, उसकी महिमा को समझा। और शायद उन्हीं के समय यह पता लगा हो, गंगा का जो पानी है वो इस तरह का शुद्ध पानी है कि वो कई सालों तक रखे रहने के बाद भी खराब नहीं होता। लेकिन अब जैसा कि गंगा में जो शोध हो रहे हैं, उनसे पता चला है कि गंगा में सुपरबग जैसे वायरस हैं जो गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, बीमारियां फैला रहे हैं। और बड़ी जो गंगा जहाँ सबसे ज़्यादा धार्मिक महिमा से जुड़ी हुई है, बनारस, इलाहाबाद और उसके आगे, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। गंगा को शुद्ध करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो गंगा मंत्रालय भी बनाया, उमा भारती जी को उसका प्रभार सौंपा। लेकिन उमा भारती जी ने भी जो काम किए, उन्हें हम एक तरह से सतही काम कह सकते हैं कि उन्होंने नदी के किनारे कुछ घाट बनवा के उन पर कैमरे लगवा दिए, लोगों को फूल डालने पर केवल प्रतिबंध लगाया, सेमिनार किए, करोड़ों रुपए, जो मेरे को जहाँ तक जानकारी है कि 45 करोड़ रुपए तो केवल सेमिनारों पर खर्च किए गए। और जो सेमिनार के लिए जो जो प्राध्यापक या जो अन्य वक्ता है, उनको पारिश्रमिक स्वरूप और उनके ठहराने और खाने पीने की व्यवस्था पर खर्च किया गया, जबकि किसी इस तरह की परिचर्चाओं से कोई नदी शुद्ध नहीं होती। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बनारस में और कानपुर में कुछ काम किए शुद्धिकरण के, और वो उनको हम थोड़ा रेखांकित कर सकते हैं कि जो कानपुर में चमड़ा उद्योग है, जो सबसे ज़्यादा इस नदी को प्रदूषित करने वाला है, उस पर उन्होंने अंकुश लगाने का काम किया है। कुछ सीवर लाइनें जो सीधी गंगा नदी में गिरती थी, उनको भी सुधारा है। हालांकि बनारस की सीवर लाइन आज भी गंगा नदी में ही गिरती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट है गंगा नदी के शुद्धिकरण का, उसमें ये है कि नदी के समानांतर एक बड़ी पाइपलाइन बिछा के इसको बहुत दूर फेंका जाए, लेकिन अभी उस तरह की परिणति देखने में नहीं आई है। तो गंगा नदी केवल इस तरह से शुद्ध नहीं होगी, जो जितने भी उसमें गंदे नाले हैं, अब तो कई नदियां भी जो गंगा को पानी को बहाव देती थी, उसकी निर्मलता और उसके प्रवाह को बनाए रखती थी, वो नदियां गंदे नाले में तब्दील हो गई। अकेले बनारस में ही करीब 2 दर्जन ऐसी नदियां हैं जो गंगा में जुड़ती हैं, और वो सारी की सारी नदियां अब नालों में तब्दील हो गई हैं। तो इसके लिए युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा कि जो नाले हैं, जो घरों की गंदगी है, सीवर की गंदगी है, वो गंगा में किसी तरह किसी भी स्थिति में ना जाए। और उसको यदि हम रोक देते हैं तो एक बरसात में, जब भी पहली बरसात होगी, तो उसके बाद हम देखेंगे कि प्रकृति ही गंगा का शुद्धिकरण कर देगी, जो उसका तेज प्रवाह, क्योंकि हम जानते हैं कि गंगा का कई किलोमीटर चौड़ा पाट होता है और हिमालय से पानी जब बहेगा समुद्र तक, तो गंगा की जो गंदगी है सारी एक बार में बहा के ले जाएगा। और फिर यदि उसमें गंगा में खराब पानी नहीं आएगा तो उसका शुद्धिकरण हो जाएगा।